डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग अब ईरान युद्ध को भूलने लगे होंगे। इस समय युद्ध में खामोशी जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3 विकल्प दिए हैं। इस बार अमेरिका ईरान पर बहुत कम समय में बहुत तेज और बड़े हमले करना चाहता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों के बीच अब तेल को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है, वो भी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आपको याद होगा, पिछले साल जून में सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी और उस समय इस केस की बड़ी चर्चा हुई थी पूरे देश में। अब इस हत्या के 11 महीने के बाद मेघालय की एक अदालत ने इस केस में दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है, जिसकी वजह से राजा रघुवंशी का परिवार बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। आज हम कानूनी दांव पेचों से भरे इस मामले को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में हम शादी और बारात में जो शो ऑफ कल्चर आप देखते हैं, इस खतरनाक ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे। हमारे देश में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं, लेकिन कई बार बारातें जश्न से ज्यादा पैसे और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन बन जाती हैं और बारातियों को लगता है कि उन्हें कुछ भी करने की पूरी छूट है। दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में बारातियों ने नेशनल हाईवे पर गाड़ियों में खतरनाक स्टंट्स किए, पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया और आसपास के लोगों को बहुत परेशान किया। और इसके बाद पुलिस ने लड़के के ऊपर और लड़के के पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज की और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध अब भी जारी है। लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में इजराइल के 12 सैनिक घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले से इजरायली सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई। नई तस्वीरें आई हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक ऐसे रॉकेट लॉन्चर को भी नष्ट किया है जो एक सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद था। लेबनान में एक ही जगह पर इजराइल की सेना ने 2 बार हमले किए, एक के बाद एक। पहले हमले में कुछ लोग घायल हुए और जब इन घायलों की मदद करने के लिए कुछ दूसरे लोग वहां पर आए तो इजराइल ने एक बार फिर से वहां दूसरा हमला कर दिया। और इस तरह के हमलों को डबल टैप कहते हैं। लेबनान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर ऐसे हमले करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि इस स्थान पर हिजबुल्लाह का एक कमांडर छिपा हुआ था। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर यह जो नया ड्रोन हमला किया है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा हमला है। अब यह देखिए कि यह ड्रोन हमला हुआ कैसे। असल में यह ड्रोन किसी रेडियो या सैटेलाइट से नहीं, बल्कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल से लगभग 30 किलोमीटर की रेंज में हमला करते हैं।
इसलिए इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इन्हें जैम नहीं कर पाता। इस समय यूक्रेन युद्ध में भी यही हो रहा है और अब हिजबुल्लाह ने भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। 27 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर एक ऐसे ही ड्रोन से हमला किया जिसमें उनके कई सैनिक घायल हो गए। तब इन घायल सैनिकों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, तो फिर एक और ड्रोन ने बिल्कुल नजदीक आकर एक और हमला कर दिया। यानी ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि युद्ध का एक नया तरीका है। तो ये ड्रोन हमला कैसे हुआ उसकी ये तस्वीरें अभी आपने देखी। असल में हमारे देश में राजनीति की खबरें अब इतनी ज़्यादा हैं चुनावों की वजह से कि बहुत सारे लोगों को ईरान का ये युद्ध भूलने लगा होगा। उन्हें लगता होगा कि अब ईरान का युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान में अभी भी उतना ही तनाव है। इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं युद्ध ऐसे ही चल रहा है इस समय। और ईरान की सेना ने कल रात को ही तेहरान में अपने एक नए ड्रोन की सड़कों पर नुमाइश की है। अब जरा कल्पना कीजिए, ये उस देश की राजधानी की तस्वीरें हैं जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि अब इस देश में नष्ट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, हमने इस देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, अब वहां कुछ नहीं बचा। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं और ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है और ये रैली एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है और इस जुलूस में ईरान के हजारों लोग शामिल हुए हैं सड़कों पर उतरकर। आप देखिए। और बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो देश है जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि हमने युद्ध में उसे बर्बाद कर दिया है। ये देश युद्ध में हार चुका है, लेकिन इस देश की राजधानी की सड़कों पर लोगों का ये जोश देखिए, लोगों का ये जुनून देखिए। और ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है अराश 2, जिसकी नुमाइश ईरान की सरकार और सेना सड़कों पर कर रही है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी यह ड्रोन इजराइल के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। यह एक सुइसाइड ड्रोन है जो अपने लक्ष्य से टकराने के बाद खुद ही फट जाता है, यानी इसमें विस्फोट हो जाता है। और ईरान के मुताबिक इसी ड्रोन ने 21 मार्च को इजराइल के एक एयरपोर्ट पर भी हमला किया था, यानी युद्ध में इसका परीक्षण भी हो चुका है। ईरान अब अपने लोगों को, अपनी जनता को यह बता रहा है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत आसानी से इजराइल तक पहुंच सकते हैं। ईरान इस ड्रोन की नुमाइश कर रहा है ताकि ईरान की जनता में ईरान की सेना और ईरान की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ सके, उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़े और पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि ईरान ना तो डरा है और ना ही झुका है। ईरान ने इस युद्ध में एक नई शुरुआत की है, जहां पर युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना सड़कों पर अपने हथियारों की नुमाइश करती है और इन हथियारों के साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें वहां के हजारों लोग शामिल होते हैं। ये किसी भी देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है और ईरान ने आजकल इसी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। अब देखिए कि ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर ये जो नुमाइश चल रही है इस नए ड्रोन की, हथियारों की, और वहां की जनता ईरान के झंडों को लेकर कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, ईरान के झंडे लहरा रही है, सारी तस्वीरें देखिए। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस युद्ध को
ईरान की रणनीति के लिए याद किया जाएगा, इस युद्ध को ड्रोन्स के लिए याद किया जाएगा। और इस युद्ध के दौरान ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से पश्चिम एशिया के कई देशों और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर लगातार बड़े बड़े हमले किए। और उसका ये नया ड्रोन एक अपग्रेडेड मॉडल है, यानी ये और भी ज्यादा खतरनाक है। शाहिद ड्रोन में लगभग 50 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है, लेकिन नए ड्रोन में अब 50 नहीं बल्कि 150 किलोग्राम विस्फोटक होगा, यानी नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसकी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नया ड्रोन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। रेडार सिग्नेचर का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को कोई रेडार कितनी आसानी से देख सकता है, तो इसको रेडार पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है। शाहिद ड्रोन की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इस नए ड्रोन की रफ्तार लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये काफी रफ्तार है इसकी। शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 18 लाख से 40 लाख रुपए है, जबकि इस नए अपग्रेडेड ड्रोन की कीमत 10 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक है। कुल मिलाकर ईरान के इस नए ड्रोन में नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और दुश्मन इसे आसानी से ना तो देख पाएगा और ना ही नष्ट कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारी रुकी नहीं है और ईरान लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ईरान लगातार इस युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें उसकी कई प्रकार की स्ट्रैटेजी है। ड्रोन की स्ट्रैटेजी आपने देख ही ली, लेकिन साथ ही ईरान की सरकार और वहां की सेना अपनी जनता को भी अपने साथ लेकर चल रही है। अब आप सोचिए, यह युद्ध शुरू होने से पहले ईरान की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गई थी, अपनी सेना के खिलाफ हो गई थी। ईरान की सड़कों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे इस सरकार के खिलाफ, और इस युद्ध ने ईरान की जनता को फिर से एक कर दिया। और अब वही ईरान की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है। जो जनता कुछ समय पहले तक अपनी ही सरकार को हटाने की मांग कर रही थी, अब वही लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है और उनकी नौसेना समुद्र में डूब चुकी है, और अब ईरान को सिर्फ यह कहना है कि वो ये युद्ध हार चुका है। यानी ईरान को बस स्वीकार करना है कि हम ये युद्ध हार गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपनी हार कबूल करे, लेकिन ईरान के लोग ड्रोन्स के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और ईरान की जनता और ईरान की सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. It was actually over in about 48 minutes. Iran, the same thing. I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. अब नई खबर यह आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामेनी ने एक अपना नया संदेश जारी किया है और अमेरिका को भी उन्होंने एक नया संदेश दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है मुज्तबा खामेनी का नया संदेश? देखिए, 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि संदेश के 5 पॉइंट्स क्या हैं। पहला, मुज्तबा खामेनी ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और न ही मिसाइल्स बनाने पर कोई रोक लगाएगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने जो पहली शर्त रखी थी वो ये थी कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अब ईरान अपना परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। युद्ध विराम के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी, युद्ध रोकने के लिए ये शर्त रखी थी। ये युद्ध हुआ भी इसीलिए था क्योंकि ईरान, ऐसा अमेरिका का आरोप है कि अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे था और वो बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने वाला था जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। लेकिन
मुज्तबा खामेनेई ने आज एक बार फिर से साफ कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, यानी ईरान अपना परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। दूसरा, हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने कंट्रोल को और मजबूत करेगा। ऐसा मुज्तबा खामेनेई ने आज कह दिया है कि हॉर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं होने देगा, हॉर्मुज उसी का रहेगा। तीसरी बात, पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी ही सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और अमेरिका को यह इलाका छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है मुज्तबा खामेनेई का। चौथी बात जो उन्होंने कही है, जो देश बाहर से आकर पश्चिम एशिया में दखल देंगे उन्हें हम समुद्र में डुबो देंगे। पांचवी बात, ईरान खुद एक वैश्विक ताकत बनकर उभरेगा और दुनिया में इसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, यानी ईरान अब सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और मुज्तबा खामेनेई का यह कहना है कि इस युद्ध के बाद दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और ईरान उस वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरेगा। मुज्तबा खामेनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक मुज्तबा को सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा है और ऐसा कहा गया कि उन्हें एक बेहद सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में मुज्तबा खामेनेई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी हमले में उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित उनके परिवार के कई लोग और रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इनकी जान बच गई और अब मुज्तबा खामेनेई किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहीं से वो अपने संदेश देते रहते हैं। यह अभी तक उनका 5वां संदेश है, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी मुज्तबा खामेनेई को देखा नहीं है। अक्सर इससे पहले जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे वो वीडियो संदेश देते थे, यानी उनकी तस्वीर दिखाई देती थी, वो वीडियो बनाते थे, लेकिन मुज्तबा खामेनेई को किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मुज्तबा खामेनेई की स्थिति इस समय कैसी है। शायद वो कैमरे के सामने आने की स्थिति में इस समय नहीं है, शायद बहुत बुरी तरह घायल हो गए होंगे और इसीलिए उनके जो संदेश आते हैं वो सिर्फ लिखित संदेश आते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपना संदेश दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आ रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। उनके इस संदेश से यह पता चलता है कि ईरान जरा भी समझौते के मूड में नहीं है। वो ना तो हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार है, ना ही परमाणु हथियारों के अपने कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, ऐसा मुज्तबा खामेनेई का यह नया संदेश कहता है। अब देखिए, 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच यह युद्ध विराम चल रहा है और युद्ध विराम के दौरान ईरान के बाद अमेरिका भी अब युद्ध की तैयारियां चुपचाप कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग इस युद्ध को अब भूलने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि युद्ध विराम हो गया है, अभी शांति है, खामोशी है, लेकिन हो सकता है ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो, क्योंकि ईरान लगातार अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका अब अपनी एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है डार्क ईगल, इसे पश्चिम एशिया में तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि ईरान पर इससे हमला किया जा सके। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर ही 2700 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। यानी इसके हमले से बचना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, यानी लगभग आप ये कह लीजिए कि नामुमकिन ही है। ऐसी एक मिसाइल की कीमत 120 करोड़ रुपए के आसपास है और अमेरिका के पास इस समय ऐसी 8 मिसाइल्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक अमेरिका की सेना में यह मिसाइल आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुई है। इसके बावजूद अमेरिका इसे तैनात करने पर विचार कर रहा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, अमेरिका अब ईरान में ऐसे लक्ष्यों पर हमला करना चाहता है जिनके आसपास बहुत ज्यादा सुरक्षा है, और दूसरा, अमेरिका अपने इस हथियार का परीक्षण असली युद्ध में करना चाहता है और अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है, वो ये कि अमेरिका के पास हो सकता है अब मिसाइल्स की कमी हो गई हो, इसलिए वो अनटेस्टेड मिसाइल्स जो औपचारिक रूप से उनकी सेना में शामिल भी नहीं हुई हैं, उन मिसाइल्स को भी अब वो इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका के पास शायद हथियारों की कमी अब उसे महसूस हो रही होगी
नए मिसाइल्स की कमी उसे महसूस हो रही होगी, इसलिए वो इस अनटेस्टेड मिसाइल को अब इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इस मिसाइल से हमला कर दिया तो यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध होगा जिसमें दोनों ही सेनाओं के पास, दोनों पक्षों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान के पास इस समय फतह 1 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है और रास्ता बदलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत आसानी से चकमा दे सकती है। और ईरान ने इसी मिसाइल से इजराइल पर कई हमले किए हैं। यह बड़ी अजीब प्रकार की मिसाइल है, हवा में एक नहीं कई बार अपना रास्ता बदलती है और अचानक से रास्ता बदल लेती है। इससे पहले रशिया ने भी यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे ही हमला किया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के पास ऐसी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों के पास इस प्रकार की मिसाइल्स मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब अमेरिकी सेना ने ईरान पर आखिरी और ताकतवर हमले का एक मिलिट्री प्लान पेश किया है। तो यह खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका अब एक बार फिर ईरान पर एक नए हमले की तैयारी कर रहा हो। अमेरिका के एक न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के मुताबिक 30 अप्रैल को 45 मिनट की एक मीटिंग हुई जिसमें अमेरिकी सेना के बड़े बड़े कमांडर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले के 3 सैन्य विकल्प दिए हैं। पहला, ईरान पर बहुत कम समय में बहुत तेज और बड़ा हमला। इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों, लीडर्स और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। 40 दिनों के युद्ध के बाद सबसे बड़ा सबक यह है कि अब अमेरिका ईरान पर हर जगह हमले करने के बजाय बहुत प्लानिंग के साथ कुछ खास और बड़े लक्ष्यों को नष्ट करना चाहता है। दूसरा, हॉर्मूज के रास्ते पर अमेरिका अब अपना कब्जा कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हॉर्मूज में अपनी सेना भी उतार सकता है। इसका मकसद है पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई को जारी रखना और हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण खत्म करना। लेकिन हॉर्मूज में ऐसे किसी भी हमले से यह युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है, यह इसमें एक रिस्क है। और तीसरा, अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजकर ईरान के यूरेनियम पर अब कब्जा कर सकता है ताकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बहुत ही खतरनाक विकल्प होगा। इससे पहले जून 2025 में भी अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था। अब राष्ट्रपति ट्रंप को यह तय करना है कि वो इन तीनों में से कौन सा विकल्प पहले चुनना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता पहले हॉर्मूज पर कंट्रोल करने की है या वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से पहले खत्म करना चाहेंगे। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बिल्कुल ऐसी ही मीटिंग 26 फरवरी को भी की थी जिसमें उन्हें कई विकल्प दिए गए थे और इस मीटिंग के 2 दिन के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। अब उसी प्रकार की यह नई मीटिंग हुई है अमेरिका की सेना और राष्ट्रपति के बीच। नए सैन्य विकल्पों का मतलब यह है कि अमेरिका युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से ईरान पर हमले के बारे में बहुत गंभीरता से इस समय विचार कर रहा है और ईरान के साथ बातचीत करने के साथ साथ अब अमेरिका खुद को युद्ध के अगले चरण के लिए भी तैयार कर रहा है। इस समय अमेरिका और ईरान की बातचीत परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मूज जैसे मुद्दों पर फंसी हुई है और एक दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा था कि ईरान किसी भी हालत में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा नहीं, बंद नहीं करेगा। ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम है और इसे प्रोसेस करके लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं और इसी को अमेरिका रोकना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब या तो ईरान खुद ही अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और या फिर अमेरिकी सेना इस यूरेनियम को ईरान से छीन लेगी। We want to get the nuclear dust. It's way down there. You need excavators and everything to get it. But we want to get it. We'll take it one way or the other. We'll get it. We'll either get it or we'll take it. They'll either give it to us or we'll take it. But I think it's very disrespectful to our incredible military when they say maybe they missed the target. Every single bomb hit the target. Then on top of that, we shot from submarines 30 unbelievable missiles that also hit the target. On top of that, it was complete obliteration. And it was confirmed by Atomic Energy. But even the other day I saw on CNN
Well, I don't know. They want the stuff, so therefore the bombs didn't hit. You know, we want the stuff. It's way buried. But we want to get it. We will get it. It won't even be hard. ईरान पर अमेरिका के हमले की तैयारी के बारे में इस बात से ही पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने लगभग 6,500 टन गोला बारूद और हथियार इजराइल भेजे हैं। इसमें हजारों बॉम्ब्स और मिसाइल्स के साथ साथ सटीक निशाना लगाने वाले हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी हैं। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ऐसे ही हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। अब सिर्फ 24 घंटे में इतने हथियार पहुंचने का मतलब यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पूरी ताकत से ईरान पर एक बार फिर से हमला कर सकता है। 28 फरवरी से लेकर अब तक इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने लगभग 1,15,000 टन सैन्य उपकरण इजराइल को दिए हैं। अब आपको यह बताते हैं कि हॉर्मूज पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना इस समय क्या तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मूज में लगाई गई समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंगों को हटाने का आदेश दिया था। ये समुद्री माइंस पानी के नीचे छिपा हुआ एक प्रकार का बम होता है जो समुद्री जहाजों को नुकसान पहुंचाता है या फिर उन्हें पूरी तरह नष्ट करके डुबो सकता है। इसके बाद अमेरिका की नौसेना ने अब एक एआई कंपनी जिसका नाम है डोमिनो डेटा लैब, इस कंपनी के साथ मिलकर लगभग 950 करोड़ रुपए की एक डील की है। इसका मकसद बहुत कम समय में हॉर्मूज के समुद्री रास्ते में छिपी इन्हीं बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें नष्ट करना है। समुद्र के युद्ध में ये तेजी ही एक नई ताकत बन चुकी है। अब एआई की मदद से पानी में चलने वाले रोबोटिक ड्रोन्स को बारूदी सुरंगों की तेजी से पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ड्रोन्स अपने कैमरे और दूसरे उपकरणों की मदद से इन बारूदी सुरंगों का पता लगाएंगे और फिर इन्हें बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे। जबकि अगर यही काम आप इंसान से कराएं तो इंसानों को यही काम करने में कई महीनों का समय लग सकता है और इसमें उनके जान जाने की का भी खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए अब एआई का इस्तेमाल करके इन बारूदी सुरंगों को नष्ट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना को परंपरागत तरीके से हॉर्मूज के रास्ते की बारूदी सुरंगों को साफ करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। बारूदी सुरंगों को हटाना एक बहुत ही धीमा, जटिल और जोखिम से भरा हुआ काम है जिसमें इन्हें हटाने वाले सैनिकों की जान भी जा सकती है। लेकिन रोबोटिक ड्रोन्स यही काम सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और ज्यादा सटीकता के साथ कर सकते हैं और एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 6,000 बारूदी सुरंगें हैं और इस समय ईरान ने हॉर्मूज में बहुत सारी बारूदी सुरंगें इस समय समुद्र में पानी के नीचे बिछाई हुई है। तो ये बहुत खतरनाक बारूदी सुरंग है और इनसे पार पाना इस समय अमेरिकी नौसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले वर्ष 1980 से लेकर 88 तक 8 साल ईरान और इराक के बीच एक युद्ध चला था, जैसा कि आप सब जानते हैं, और तब ईरान ने लगभग 150 बारूदी सुरंगें बिछाकर हॉर्मूज के रास्ते को तब भी ऐसे ही बंद कर दिया था। अब सैन्य तैयारी के साथ अमेरिका ने समुद्र में नाकेबंदी करके ईरान पर दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी के बाद मार्च के मुकाबले अप्रैल के महीने में ईरान का तेल एक्सपोर्ट लगभग 80% कम हो गया। इस समय ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है और उसे रोजाना करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अमेरिका इस नाकेबंदी से ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है क्योंकि ईरान का जो बड़ा पैसा है वो तेल बेचकर आता है और अमेरिका ने अब तेल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की समुद्री नाकेबंदी अमेरिका के किसी हमले से कहीं ज्यादा असरदार है क्योंकि इससे ईरान तक पैसा पहुंचना बंद हो गया। Can't let Iran have a nuclear weapon, and their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. Yeah. आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ईरान अमेरिका के सामने तो एक कमजोर देश है, छोटा देश है, उसकी सेना भी कमजोर है, पैसे की दृष्टि से भी ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान इतना कट्टरपंथी कैसे बना हुआ है?
इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान अमेरिका के सामने समझौता करने के लिए इतनी कड़ी शर्तें कैसे रख रहा है? तो अब आपको यह बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। ईरान झुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? और ईरान मरने मिटने को तैयार है लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है। यह विचारधारा असल में कहां से आ रही है? तो अब आपको यह बताएंगे कि क्या ईरान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के पास है। 40 दिनों तक युद्ध के बाद ईरान ने समझौते के लिए अमेरिका के सामने बहुत मुश्किल शर्तें रखी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ईरान की सत्ता IRGC के हाथ में चली गई है और IRGC की विचारधारा ईरान की सरकार, ईरान के किसी भी नेता या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर से भी कहीं ज्यादा कट्टर है। इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई। इससे पहले जब उनके पिता आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे, तब तक ईरान की असली सत्ता मौलवियों के हाथ में थी। ईरान की जो असली सत्ता थी वो मस्जिदों से चलती थी। ईरान का पूरा सिस्टम मस्जिद से चलता था, यानी धार्मिक नेतृत्व ही ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर रहा। धर्म के नाम पर ईरान की पूरी सत्ता चल रही थी और सत्ता जो थी वो सुप्रीम लीडर के हाथ में थी जो कि खुद एक मौलवी थे। लेकिन अब सत्ता खामनेई के बेटे के पास आ गई। लेकिन मुज्तबा खामनेई के पास अपने पिता जैसा वो करिश्मा और प्रभावशाली चेहरा नहीं है। पहले और अब में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से IRGC ही ईरान की सरकार को चला रहा है। यह सत्ता का वही मॉडल है जो इस समय पाकिस्तान में भी चल रहा है, जहां सारे बड़े फैसले सिविलियन सरकार नहीं बल्कि वहां की सेना लेती है और असली ताकत भी सेना के पास ही होती है। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि ईरान में असली फैसले कौन ले रहा है और अमेरिका ईरान में समझौता करने के लिए किससे बात करे, किस नेता से बात करे, क्योंकि कोई कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा कोई नेता वहां पर नहीं है जो ये कह सके कि मैं ईरान की तरफ से कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं। असल में ईरान में लगभग हर फैसला IRGC के आदेश या फिर उसकी सहमति से ही लिया जाता है। ईरान की राजनीति, वहां की अर्थव्यवस्था और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर IRGC की बहुत मजबूत पकड़ है, यानी पैसे पर पकड़ है, अर्थव्यवस्था पर पकड़ है और शासन पर भी पकड़ है। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद IRGC को इस्लामिक सत्ता की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली थी और यह फोर्स ईरान की सरकार का नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर का आदेश मानती है। लेकिन अब IRGC खुद ही ईरान की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी है और उसी के हाथ में सत्ता की चाबी है। तो आज बड़ी बात यह है कि मुज्तबा खामनेई भले ही सुप्रीम लीडर बन गए हैं, लेकिन वो कहां पर हैं ये कोई नहीं जानता, किस स्थिति में हैं ये भी कोई नहीं जानता। वो पहले के अपने पिता के मुकाबले उतने ही मजबूत हैं या उससे कमजोर स्थिति में हैं ये भी कोई नहीं जानता। और अब वहां के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि मुज्तबा खामनेई ही नहीं बल्कि अब सारे जो बड़े फैसले हैं वो वहां की IRGC ले रही है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ईरान की सत्ता में। 40 दिनों के युद्ध के बाद भी अमेरिका ना तो ईरान की सत्ता में कोई परिवर्तन कर पाया और ना ही ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ पाया। इस युद्ध के बाद से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव है, लेकिन तब भी ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूटी नहीं है। अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ईरान अपना तेल बेच नहीं पा रहा, जिससे उसकी कमाई बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ईरान और ईरान की अर्थव्यवस्था अब भी पहले की तरह टिकी हुई है और वहां अभी भी बाजार खुले हुए हैं। लोग जाकर शॉपिंग कर रहे हैं बाजारों में और ईरान की सड़कों पर आपको गरीबी और भूखमरी जैसे हालात आज भी दिखाई नहीं देंगे। यह जरूर है कि इस युद्ध के बाद ईरान में महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी घट गई है, वहां के बिजनेस पर असर पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बिक्री 40% तक गिर गई है और काम लगभग ठप हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान की सरकार और ईरान के लोग किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहते और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की पिछले 45 सालों की आदत। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध और भी तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए थे और इतने वर्षों में ईरान के लोगों को इन पाबंदियों के साथ जीने की आदत हो गई है।
ईरान के लोग अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और एक नहीं बल्कि न जाने कितनी पीढ़ियां जो आईं वो इसी विचारधारा के साथ पैदा हुई। उनके दिमाग में यही विचारधारा भरी गई कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो अमेरिकी पाबंदियों और अमेरिकी हमलों के बाद भी टिके रहना चाहते हैं और अब उन्हें इस प्रकार के जीवन की एक आदत सी पड़ चुकी है। आपको याद होगा, युद्ध से पहले ईरान के लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी ही सरकार को हटा देना चाहते थे। लेकिन युद्ध के बाद वही लोग अब अपनी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत भी आप मान सकते हैं। तो ईरान की हालत इस समय यह है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका भले ही ये कहता है कि ईरान में तो अब नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमने सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन जब आप ईरान की तस्वीरें देखेंगे, जब ईरान की इस प्रकार की तस्वीरें देखेंगे आप, ये तेहरान की तस्वीर है जो ईरान की राजधानी है, जहां पर ईरान की सेना अपने ड्रोन्स की नुमाइश कर रही है, अपने बड़ी बड़ी मिसाइल्स और हथियारों की नुमाइश करती है और हजारों लोग सड़कों पर उतरकर ईरान के झंडे के साथ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इस समय वो अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ महीने पहले यही लोग इन्हीं सड़कों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और चाहते थे कि ईरान की जो सत्ता है वो बदल जाए। लेकिन देखिए, कुछ ही महीनों में कितना बड़ा बदलाव ईरान में आ गया है और ये सब कुछ हुआ है अमेरिका के उस हमले की वजह से। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कैसे दुनिया भर में तेल की राजनीति इस समय चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ये कह रहे थे कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा होगा, आपको भी ये डर सता रहा होगा। हालांकि भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी तेल के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे, यानी अभी आप लोग सब सुरक्षित हैं। हालांकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई और तेल की कीमत दोनों के ही बुरे हाल हैं और दोनों बहुत दबाव में हैं। इस समय कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और इसे आप कह सकते हैं बहुत हाई है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $70 प्रति बैरल। तो 70 से लेकर अब 125 के भाव पर, डॉलर के भाव पर कच्चा तेल मिल रहा है। ये प्रति बैरल का भाव है और इस समय तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से पिछले 2 महीने से हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सिर्फ 9 हफ्तों में ही तेल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। पहले हमने ये सोचा था कि युद्ध विराम शुरू हो गया है, युद्ध रुक गया है, अब तेल के दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन आए भी, लेकिन अब फिर से वापस बढ़ने लगे हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है और हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत अब भी अटकी हुई है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, इसलिए यह रास्ता अब बंद पड़ा है। एक आशंका यह भी है कि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो दोबारा से युद्ध शुरू भी हो सकता है और अगर युद्ध होगा तो तेल की सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में बहुत भारी गिरावट हुई है और इसे एक ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक क्राइसिस पैदा हो गया है। आपको याद होगा कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए थे। ईरान इन हमलों के जरिए सभी मुस्लिम देशों को एक संदेश देना चाहता था कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उस देश को इसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ईरान के हमले और हॉर्मुज के बंद होने के बाद यूएई ने अब अपनी एक नई रणनीति बनाई है। इसी हफ्ते यूएई ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की है। ओपेक मतलब तेल निर्यात करने वाले देशों की संस्था। और यूएई के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तेल को लेकर मुस्लिम देशों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। जो खाड़ी देश हैं, जो तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, जो सबसे ज्यादा तेल को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनमें आपस में तेल को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है। अब तेल बेचने वाले देशों में एक दरार पैदा हो गई है और यूएई के ओपेक छोड़ने का असर अब दुनिया भर के तेल के बाजार पर पड़ेगा।
यूएई की तेल क्षमता को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। यूएई ओपेक का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो हर रोज इस समय 30 से 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। इस साल की शुरुआत तक ओपेक के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 12 से 13% हिस्सा यूएई पूरा करता था। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता को 30 लाख बैरल से बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है और इसे वो अगले साल तक पूरा कर लेगा। कच्चे तेल के भंडार के मामले में यूएई पूरी दुनिया में छठे नंबर पर है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई को बहुत नुकसान हुआ है और अब वो अपनी तेल की सप्लाई को किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहता और बंद नहीं करना चाहता। और अगर यूएई कच्चे तेल का प्रोडक्शन अपना बढ़ा देता है, अपना निर्यात बढ़ा देता है, तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। असल में भारत अपने कुल तेल का इंपोर्ट जो करता है, जो हम पूरा तेल खरीद रहे हैं बाहर से, उसका 10% हम यूएई से खरीदते हैं। यूएई भारत से ज्यादा दूर भी नहीं है और वहां से सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंदर कच्चा तेल भारत में आ सकता है। इसलिए यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि भारत को अब यूएई से अपने तेल का व्यापार बढ़ा देना चाहिए। जो हमारी जरूरतें हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यूएई पूरा कर सकता है और इससे दो फायदे हैं। एक तो यूएई से तेल बहुत जल्दी आ जाएगा, 3 से 5 दिनों में आ जाएगा। हो सकता है यूएई भी हमें तेल में कुछ डिस्काउंट कर दे, क्योंकि यूएई हमारा दोस्त भी है। और सबसे बड़ी बात, भारत यूएई को डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में पेमेंट कर सकता है, जिससे भारत को बहुत बचत होगी। और एक और नई जानकारी आपको यह बताते हैं, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है, 2 तरह की बचत देश कर सकते हैं। एक, अपनी गतिविधियों को कम कर दें, अपने खर्चों को कम कर दें। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने अपने सरकार की गतिविधियों को कम कर दिया है। वो तेल बचा रहे हैं, बाजारों को उन्होंने बंद कर दिया है, सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। हर देश कोशिश कर रहा है कि उसका कम से कम खर्चा हो। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका और भी है, और वो अब मैं आपको बताता हूं क्या है। क्योंकि भारत धीरे धीरे अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए का इस्तेमाल कर रहा है डॉलर की बजाय, जिससे अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। इस साल फरवरी में रुपए में पेमेंट करके भारत ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, जबकि जनवरी के महीने में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की थी। तो जनवरी में 11,000 करोड़ हमने बचाए, फरवरी में 14,000 करोड़ बचाए। और इस साल के इन 2 महीनों के आंकड़ों से ही पता चलता है कि भारत का दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार अब लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने रुपए में किया था, जबकि 2025 में 1,12,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत ने खरीदा, उसका पेमेंट हमने डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में किया। पिछले 11 महीनों में 1,39,000 करोड़ रुपए के व्यापार का भुगतान हमने डॉलर में ना करके रुपए में किया है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत जब कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना होता है, लेकिन वर्ष 2022 में भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज की एक नई नीति अपनाई। इसके तहत भारत, रशिया, यूएई और श्रीलंका जैसे दुनिया के 30 देशों के साथ अब रुपए में व्यापार करता है, डॉलर में व्यापार करने की बजाय। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी देश 2 प्रकार से बचत कर सकता है, या तो अपनी गतिविधियां बिल्कुल कम कर दे, जैसा बहुत सारे देश इस समय कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है। और दूसरा ये है, भारत में अगर आपने देखा होगा किसी प्रकार की किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगी है अभी तक। ना तो तेल के दाम हमारे देश में बढ़े हैं, ना ही भारत सरकार ने कभी कोई सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि में, सरकार की गतिविधियों में कोई कमी की है, ना ही बाजारों को बंद कर दिया है, ना ही प्राइवेट कंपनियों को बंद कर किया है कि आप अभी दफ्तर मत जाइए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आपने देखा होगा हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, और भी जो बड़े बड़े देश हैं, या तो उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, और दूसरा अपनी सरकारी गतिविधियां और प्राइवेट सेक्टर की जो गतिविधियां हैं उन्हें भी उन्होंने रोक दिया है। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि दफ्तर मत जाइए, गाड़ियां मत निकालिए, घरों से काम कीजिए, बाजारों को जल्दी बंद कर दीजिए। कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आप छुट्टी पर चले जाइए। कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं उनकी कटौती की जा रही है।
ये सब अपने खर्चे कम करने के लिए और पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज आप अगर भारत में रहते हैं, आपको जरा भी यह पता नहीं चलेगा कि ईरान युद्ध की जो छींटें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। आपके किसी भी प्रकार की गतिविधि में, आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ा है। आप जैसे गाड़ियां पहले निकालते थे वैसे ही आज भी जा रहे हैं। बाजारों में जैसे रौनक पहले थी आज भी वैसे ही हो रही है। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है। देखिए, पूरी दुनिया तेल के इस क्राइसिस से संघर्ष कर रही है। हमारे देश में लोग आईपीएल खेल रहे हैं। लाखों लोग स्टेडियम में जाकर आईपीएल का गेम देखते हैं। करोड़ों लोग टीवी पर बैठकर आईपीएल का गेम देख रहे हैं। आप सोचिए, यानी आपको भारत में रहकर पता ही नहीं चलेगा कि ईरान का इतना बड़ा युद्ध इस समय चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। लेकिन भारत चुपचाप 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार करके, रुपए में पेमेंट करके अपना पैसा बचा रहा है, अपनी बचत कर रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपको याद होगा, पिछले साल सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, और उस समय इस केस की बहुत चर्चा हुई थी। आपको यह केस अच्छी तरह याद होगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद, हनीमून के दौरान ही इस लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के 11 महीने के बाद मेघालय की एक अदालत ने इस केस में दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि जब मेघालय पुलिस ने यह बताया था कि सोनम ही अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है, तो फिर अदालत ने सिर्फ 11 महीने में सोनम को बेल कैसे दे दी? सोनम पर आरोप है कि शादी के 2 हफ्ते के बाद ही जब वो हनीमून पर अपने पति के साथ मेघालय गई, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद सोनम मेघालय से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ गई और उसने राजा रघुवंशी के लापता होने की झूठी कहानी दुनिया को बताई। लेकिन राजा रघुवंशी के गायब होने के 16 दिन बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेल में है। सोनम को बेल मिलने से अब राजा रघुवंशी का परिवार बहुत नाराज है, और राजा रघुवंशी की मां ये कह रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए अब इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला, तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे वो तो। हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा? क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी, इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं, और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी? आज मेरे घर पल दिनों की खुशियां आई थी। मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशियां आई है, और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता कि सोनम को जमानत मिल गई, तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। सोनम को जमानत कल मिली थी और आज सोनम रिहा हो जाएगी शाम को 6 बजे तक। अच्छा, ये किन शर्तों पर मिली है? शर्त यही है, तो सोनम को जिस दिन गिरफ्तार करा था गाजीपुर से, उस टाइम बताया नहीं था उसको तो गिरफ्तार क्यों कर रहा है, कहाँ रहेगी वो, क्या है? वो शर्त उसकी है, तो सोनम को जो है सोनम को शिलोंग में ही रहना पड़ेगा। इसके पहले आपत्ति लगाई थी मैंने, जब मुझे मालूम था, जब आपत्ति लगी थी मैंने, मगर इस बार जो है मुझे, जब मैंने 4 दिन पहले जब वकील से बात करी थी तो मुझे वकील ने बताया था तभी केस में कुछ चल नहीं रहा है, मगर सोनम की जमानत लग चुकी थी। ये वकील ने मुझे धोखे में रखा, धोखे में रखने के बाद जो है मुझे छुपाई गई सारी बातें। इसमें यही है, हम लोग ये कर सकते हैं इसमें, तो हाई कोर्ट से जो है सोनम की जमानत जो हुई है इसको निरस्त करने के लिए जो है हम लोग इसमें अपील लगा सकते हैं। सेशन कोर्ट से हुई है? सेशन से हुई, हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगी तो उसकी जमानत निरस्त की जाए। पिछले 7 महीनों में सोनम रघुवंशी ने अदालत में 4 बार अपनी जमानत की अर्जी लगाई, और अब चौथी बार दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को अदालत ने जमानत
दे दी। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अदालत ने किन वजहों से सोनम को जमानत दी है। पहली वजह, जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह दस्तावेजों में नहीं बताई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के मुताबिक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई वजह बतानी होती है, किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है वो बतानी होती है, और यह किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, सोनम की गिरफ्तारी के समय जो अरेस्ट फॉर्म भरे गए वो अरेस्ट फॉर्म अधूरे थे और उनमें कई प्रकार की खामियां निकली। तीसरा, गाजीपुर में अदालत में पहली पेशी के दौरान सोनम के पास कोई वकील नहीं था, जबकि संविधान के मुताबिक आरोपी के पास वकील होना जरूरी है ताकि वो अपना बचाव कर सके। इसे भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। और चौथी बात, मेघालय की पुलिस से इस मामले में जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई वो है गलत धाराओं को लगाना। सोनम अपने पति की हत्या की आरोपी है, लेकिन उस पर पुलिस ने हत्या की धारा की बजाय बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग की धारा लगा दी, यानी कुछ और धाराएं लगा दी। कोर्ट ने इन दलीलों को आधार मानते हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सोनम को जमानत दे दी। अब सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के वकील ने भी अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी है और बाकी के आरोपी भी इसी आधार पर जमानत की अर्जी लगाएंगे। यानी अगर सोनम की बेल हो गई, उसे जमानत मिल गई, तो जो बाकी के आरोपी हैं जिनमें सोनम का बॉयफ्रेंड भी है और वो लोग भी हैं जिन्होंने उनके कहने पर हत्या की जो इसमें शामिल हैं, अब वो सारे लोग भी इसी आधार पर अपनी जमानत की अर्जी लगाने वाले हैं। और राज कुशवाहा, जिसे कहा जा रहा है कथित रूप से जो सोनम का दोस्त था या सोनम का बॉयफ्रेंड था जो इस हत्या में शामिल था, राज कुशवाहा सहित 4 आरोपी अब भी जेल में हैं। लेकिन अब उनके वकीलों को भी एक नई उम्मीद मिल गई है कि अगर सोनम को जमानत मिल गई तो इन्हें भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। You have seen Sonam has been granted bail by the learned additional Deputy Commissioner Judicial of the East Khasi Hills District. And at the same time, yesterday we have also filed the bail applications on behalf of the second accused, that's Raj Singh Kushwaha, alias Raj. The remaining accused persons also we have been approached, so we will be filing shortly for the bail application for the remaining persons. हमारे देश में हमेशा आरोपी के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी जो विक्टिम है उसके भी तो मौलिक अधिकार हैं। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, तो क्या राजा रघुवंशी के परिवार के कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है? इस खबर से क्या शिक्षा मिलती है? पहला, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किन धाराओं में गिरफ्तारी हो रही है। यह आपके लिए भी एक अतिरिक्त जानकारी है, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, गिरफ्तारी के बाद आपको कानूनी मदद जरूर मिलनी चाहिए, यानी आपको अपनी पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने और वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है और कोई भी पुलिस या एजेंसी आपको इससे रोक नहीं सकती। तो यह शिक्षा है इस खबर से। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर सोनम रघुवंशी के कुछ मौलिक अधिकार हैं तो अदालत को और हमारे कानून को जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके भी कुछ अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम शादियों और बारात में शो ऑफ कल्चर के खतरनाक ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे। आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं, बारात निकलती है तो पैसे और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है और ऐसा लगता है कि बारातियों को कुछ भी करने की छूट दे दी जाती है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले की ये तस्वीरें देखिए।
ये कोई गुंडों की सेना नहीं है, ये एक शादी में जाने वाले बाराती हैं। 23 अप्रैल की रात एक शादी में बारातियों ने नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंट्स किए और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक जैम कर दिया। इस बारात में कई गाड़ियां शामिल थीं। कोई चलती गाड़ी की खिड़की से लटका हुआ था, कोई बाराती गाड़ियों की छत पर बैठे हुए थे और इस दौरान बहुत तेज आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था। इन लोगों ने ट्रैफिक नियमों को जमकर तोड़ा और दूसरे लोगों को बहुत परेशान किया जो सड़कों से गुजर रहे थे। इस मामले में नूह की पुलिस ने जिस लड़के की शादी थी उस लड़के पर एफआईआर कर ली और उस लड़के के पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने स्टंट में शामिल इन 6 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया है, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो इनके खिलाफ इसका संज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य कंप्लेंट जो मिला हुआ है उसके माध्यम से लेते हुए न्यू पुलिस नियमानुसार और सख्त कार्रवाई कर रहा है। थाने लेवल पे कई लग्जरी गाड़ियां, थार, फ्रॉन्क्स, फॉर्चुनर जैसे गाड़ियों को जब्त किया है और जो लोग रास्ता को रोकते हुए ट्रैफिक का और अन्य लोगों को बाधा जो पहुंचाया है उसको गिरफ्तार भी थाने लेवल पे कर चुके हैं। तो आज हरियाणा पुलिस के लिए और नूह में तैनात जो पुलिस थी उसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। आप देखिए हमारे देश में हर साल करोड़ों की संख्या में शादियां होती हैं और बाराती ये सोचते हैं कि शादी के दौरान उन्हें कुछ भी करने की छूट है और अगर सभी जगह ऐसा होने लगे तो क्या होगा। इसलिए हरियाणा पुलिस को बहुत बधाई, नूह की पुलिस को बहुत बधाई। और अगर आपके आसपास भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई जलसा ऐसा निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, कोई शादी की बारात निकल रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, जिसमें कानूनों को तोड़ा जा रहा है और एक नागरिक के तौर पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।